तो बच्चों पिछली क्लास में हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि एनर्जी किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में एंटर करता है तो हम एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल या सेकंड शेल से एंटर करेगा तो हम अकॉर्डिंगली दोनों में डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस निकाल देते थे। इस तरह से अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो हम इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस निकाल देते थे। अब मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड हो गया, और इस तरह से करते करते अब बहुत सारे शेल्स बनाने तो पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब देखिए अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आएगा तो एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों जो एनर्जी हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। और एनर्जी 0 होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। कहाँ से? न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, तो अब देखो, अब बात ये होती है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आएगा क्यों। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड ऑल्सो इट कैन लूज एनर्जी। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने का मतलब कि अगर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन कहीं भी इस ऑर्बिटल में है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिटल में, तो इसको अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या हमने बताया, एक्सेप्ट करने वाली कहानी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो क्या करेगा, हायर स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये एक छोटा सा न्यूक्लियस बना देते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसने एनर्जी लूज की। जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो ये क्या करेगा, वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हमने क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है एनर्जी किसके इक्वल, जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के का डिफरेंस होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की या लूज की, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताती हूँ आपको, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू
remain in lowest energy level. ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में क्यों रहना चाहता है? क्योंकि यही उसकी क्या है, स्टेबल पोजीशन। ठीक है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। तो अगर मान लो कुछ उसको बाहर से एनर्जी मिली हीट की फॉर्म में और वो एक्साइट होकर के अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुंच भी गया, तो भी वो क्या करेगा, वो वापस आना चाहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल ठीक है, अब जब वापस से अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एमिटेड होगी, एमिट होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन वेवलेंथ। यानी कि ये जो एनर्जी एमिट हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस के फॉर्म में हो रही है और उस रेडिएशन की क्या होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो उस रेडिएशन को, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन वेवलेंथ। और इस तरह की वेव को हम ईएम वेव्स बोलते हैं, जिनके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। दीज आर, ये जो वेव्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब करते हुए भी जो वेव्स एमिट होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स। ठीक है, अब देखिए एटम जो है, मान लीजिए एटम को हीट मिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेंगे वो किस फॉर्म में करते हैं, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी उनको मिलती है। ठीक है, तो एटम को थोड़ी सी हीट मिली तो जो लोअर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और क्या करेगा, आउटर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये लोअर एनर्जी वाला हम बताते हैं। यहाँ जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से इस ऑर्बिटल को क्या मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को क्या किया, गेन किया। ठीक है, ये एनर्जी कौन गेन करेगा, एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन और वो कहां पहुंच जाएगा, इस हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, लेकिन यहां पर इस हायर एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है। इन हायर एनर्जी लेवल, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उससे डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो वापस से अपने लोअर लेवल में आना चाहता है, वांट्स टू रिटर्न बैक टू इट्स लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अब यहां पर जब वो वापस से आना चाहेगा तो अब यहां पर वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। यहां भी जो एनर्जी एमिट हो रही है ये रेडिएशन की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशंस की फॉर्म में है तो ये रेडिएशन वेवलेंथ होगी और ये भी ईएम वेव्स ही होंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम।
तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसकी चलते हैं कैलकुलेशन पर। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेव नंबर होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो सारी कैलकुलेशंस होंगी ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिटल टू फर्स्ट ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल यानी या सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, हायर से लोअर में कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना है, तो हायर से लोअर में कर रहा है, इट मींस यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो आपको यहाँ फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इस एमिटेड रेडिएशन की आपको एनर्जी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल्स टू -30 E nth लिख देते हैं, जो जिस भी ऑर्बिटल में निकालना है वहां पर। ये Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसका मैंने सीधे सीधे आपको क्या बताया था, अब जैसे डेल्टा E निकालना है आपको, एनर्जी यही निकालनी है, तो क्या कर देंगे, E कहाँ से आ रहा है, सेकंड से, कहाँ जा रहा है, फर्स्ट में। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ सेपरेट सेपरेट करके बताती हूँ। E2 आपका क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू 1/n² होता था। यहाँ पर n क्या है, n2 है ना, ये सेकंड ऑर्बिटल, माइनस, और फिर इधर क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू 1/1²। ऊपर फॉर्मूले में हमने पुट कर दी वैल्यू। अब ये क्या आएगा, देखिए ये आता है आपका -13.6 इंटू 1/4 प्लस 13.6। ठीक है, अब 13.6 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, -3.4 प्लस 13.6, और ये आएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी तो ये आ गई, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई। ये डेल्टा ई, ये मैंने E2 क्यों लिख दिया, नहीं ये डेल्टा ई। ठीक है, क्योंकि ये E2 माइनस ये E2 है, दिस इज E2 एंड दिस इज E1। ठीक है, अब क्या बारी आती है बच्चों, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए यहां पर, नाउ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इसको आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। यहाँ पर आपको पता ही है ये जो c है ये है स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये तो आपको पता ही है वेवलेंथ, सीधे एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के लिए ये आ जाता है। ठीक है, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ वेव। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा ई हम निकाल चुके हैं, तो डेल्टा ई कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब पुट करते हैं फॉर्मूले में, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो
तो यहाँ पर डेल्टा ई के इक्वल है, क्योंकि ये एमिटेड एनर्जी उस वेव की निकाली है हमने जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये H इंटू सी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा, ठीक। अब देखिए, अब इसको अगर आप करने लगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा इस कैलकुलेशन को, ठीक। ये वैल्यूज आप सारी एक एक पुट करेंगे और ये फिर इतनी सारी मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, यानी लैम्डा तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, लैम्डा इधर आएगा और 10.2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा शॉर्टकट हम पता लगाते हैं। शॉर्टकट क्या होती है, देखिए शॉर्टकट ये है हमारा कि हम सीधे यहाँ पर एनर्जी जो आएगी ये किस में हम निकालेंगे, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आएगी और सीधे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये सब कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला आया हुआ है, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लिख देंगे और आपको एनर्जी यहाँ मिल जाएगी। देखिए सॉरी वेवलेंथ मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 12375 अपॉन 10.2। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको लैम्डा मिलेगा 1213.23 एंगस्ट्रॉम। यहाँ लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ रही है, अकॉर्डिंगली आप मीटर और सेंटीमीटर में इसको चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर आपने बच्चों एक फॉर्मूला देखा E इज इक्वल्स टू hc/λ, ये एक फॉर्मूला लिया मैंने। तो ये फॉर्मूला आया कैसा, चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं से इसी फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने अभी ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा और रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। और ये जो रेडिएशंस होंगी ये किसकी फॉर्म में होती है, ये वेव्स की फॉर्म में होती है। और ये पता ही है आपको कि जो लाइट होती है ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है ना, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं ये किस में होते हैं, फोटॉन्स में। तो ये एक्चुअली जो एमिट हो रही है लाइट, इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं, एमिट का हो रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में, इन्हीं की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे हम लेकर के आए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जंप हुआ किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक डेफिनेट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट किया, ठीक। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं, ये लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ड्यूरिंग द जंप of electron, energy is emitted in the form of photon of light, ठीक है, of a definite wavelength and frequency, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये किसकी फ्रीक्वेंसी हुई, फोटोन की, ठीक। तो दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स ये किस पर डिपेंड होनी चाहिए, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन depends on
डिपेंड्स ऑन द एनर्जी difference of the two energy levels ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, उन एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, और यहां से हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, यहां पर E2 हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी है और E1 लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये बताइए कि क्या आपको याद है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ में क्या हो जाता है, V इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, जहां पर जो C है ये वेलोसिटी है लाइट की। ठीक है, तो यहीं से हम लेकर के आए हैं ऊपर फॉर्मूला HC बाय लैम्डा। ठीक है, यहां पर देखिए ना, V की जगह क्या पुट कर दिया, C बाय लैम्डा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं वैल्यू, V इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, और ये किसके इक्वल हो गया, E2 माइनस E1 अपॉन H के। तो अगर आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, HC अपॉन E2 माइनस E1, और वहां यहां ऊपर हमने क्या, ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, और हम क्या फॉर्मूला ऊपर हमने स्टार्ट कहां से किया था, ये। ठीक है, तो इस तरह से आप एनर्जी की कैलकुलेशन, सॉरी वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं कि और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करके लाएंगे। जहां पर अभी हमने फ्रीक्वेंसी, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी बोली गई तो आप ये रिलेशंस लेकर के अपना फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला रिलेशन लेके, और अगर आपसे वेवलेंथ बोला गया तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आपको वेव नंबर निकालने के लिए बोला गया, वेव नंबर, तो वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन लैम्डा के। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। जंप्स फ्रॉम n is equals to n2 to n is equals to n1। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा ई अभी हमने ऊपर डिराइव किया HC बाय लैम्डा, ये क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू Z² अपॉन n स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन ये n2 स्क्वायर है और ये n1 स्क्वायर है। देखिए क्या आता है, ये HC बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू, अच्छा यहीं पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड्स जो है हमारी इक्वेशन की उसको HC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें,
multiplying and dividing both sides by HC। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमें राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है HC से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, HC इंटू -13.6 अपॉन HC Z स्क्वायर, और ये तो वह फर्स्ट शेल, सेकंड शेल है, तो ये आ गया यहाँ पर ये Z स्क्वायर, और इसको 13.6 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, और ये भी फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवा चुकी हूँ 13.6 को बाहर कॉमन ले करके। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले ले लिया फर्स्ट शेल को, और इसको कहाँ ले लिया बाद में, ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये HC से ये HC कट गया, कैंसल आउट हुआ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन HC। ठीक, और ये आता है Z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो कांस्टेंट का भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। 13.6 एक कांस्टेंट वैल्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, और C स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी क्या है, एक कांस्टेंट। ये सब मिलाकर के क्या बन जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और बच्चों इसकी वैल्यू मीटर्स में, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। मीटर्स में अप्रोक्सीमेटली आप 109 ले सकते हैं इंटू 10⁻7 पर मीटर, और इसकी मैं ये अप्रोक्स में बता रही हूँ, जो पूरी वैल्यू होती है 1.09677 होती है। और अगर आप जूल्स में लेना चाहें, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपसे एनर्जी किस में पूछी गई है, तो ये हो जाता है 10⁻².18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ कैलकुलेशन करके आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेवलेंथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इस तरह से ये हम कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। तो यहाँ पर अभी आज मैं ये क्लास खत्म कर रही हूँ। वेवलेंथ की कैलकुलेशन सीख ली अब आपने, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी आ गई है आपको। तो अब इसके बाद हम जो है लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज हाइड्रोजन एटम की पढ़ेंगे, जिसमें लेमन बाल्मर सीरीज होगी, पाश्चन ब्रैकेट और पी फंड सीरीज होगी, और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।